आप सबको जोहार। और आज है तारीख 5 जनवरी 2025 रविवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह जिले में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। और यहाँ पर ये जो मामला है वो बिरनी थाना इलाके के बिराजपुर का है, जहाँ पर अपराधियों ने राजेश मोदी नामक व्यवसायी के घर से 1,60,000 रुपए और इसके अलावा 6-7 लाख के जेवरात की लूट की है। और इसके अलावा 8 से 10,000 मूल्य के सिगरेट भी लूट कर चले गए। और ये घटना गुरुवार की रात की बताई जा रही है। वहीं मामले की सूचना पर बिरनी थाना प्रभारी आकाश भरद्वाज मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। वहीं घटना को लेकर व्यवसायी राजेश के बेटे ने बताया है कि रात लगभग 1 बजे घर के पीछे सीढ़ी लगाकर अपराधी छत पर आ चढ़े और सबसे पहले उसके पिता को कब्जे में ले लिया और फिर उसे और उसके बाद उसके भाई को भी कब्जे में ले लिया और तीनों को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता ने बताया कि अपराधी 7 से 8 की संख्या में थे और सभी के पास हथियार था। और आगे उन्होंने ये भी बताया कि अपराधियों ने पैसे तो लूट ही लिए और साथ ही घर की महिलाओं से जेवरात भी लूट लिया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 1 घंटे तक लूटपाट करने के बाद अपराधी जो है वो भाग निकले। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह इनकी याचिका पर जवाब दाखिल करे। अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 4 हफ्ते के बाद होगी। और यह मामला रांची के बरियातू इलाके में सेना की कब्जे वाली जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। और इस केस में ईडी ने कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, और जिसमें छवि रंजन के साथ कारोबारी विष्णु अग्रवाल, राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, प्रदीप बागची और जमीन कारोबारी अफसर अली भी शामिल हैं। और यहाँ पर आगे ये भी बोला जा रहा है कि चार्जशीट में इम्तियाज खान, तलहा खान, फयाज खान, मोहम्मद सद्दाम और इसके अलावा अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के नाम भी शामिल हैं। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और छवि रंजन ने ट्रायल कोर्ट द्वारा इस मामले में लिए गए संज्ञान को भी चुनौती दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड की सलीमा टेटे का चयन अर्जुन अवार्ड के लिए किया गया है और देश के 32 खिलाड़ियों को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। और इसमें झारखंड के सिमडेगा की सलीमा टेटे का नाम भी शामिल है। और सभी खिलाड़ियों को 17 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में सम्मानित किया जाएगा। और इस खबर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री चमरा लिंडा ने सलीमा टेटे को बधाई दी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड की बेटी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, ओलंपियन और भारतीय महिला हॉकी टीम के कैप्टन सिमडेगा निवासी सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और यह संपूर्ण झारखंड के लिए गौरव का क्षण है और हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलों की 4 प्रतियोगिता में 5 इवेंट की मेजबानी रांची करेगी। और भव्य आयोजन के लिए शिक्षा विभाग ने 17 कमेटियों का गठन किया है और ये खिलाड़ियों के आगमन, रहने, खाने, चिकित्सा, ग्राउंड फैसिलिटी समेत वापसी तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। और इवेंट नए साल के पहले हफ्ते में शुरू होगी। और वहीं झारखंड को अंडर 19 और अंडर 14 बालक बालिका वर्ग एथलेटिक्स, अंडर 19 बालक बालिका वर्ग टेनिस, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 दोनों वर्ग में ट्रैक साइकिलिंग और अंडर 19 बालक बालिका हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। और इसमें भाग लेने के लिए हजारों खिलाड़ी रांची आएंगे। और वहीं इवेंट मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार और मोराबादी स्टोर टर्फ स्टेडियम में होंगे। और इसी के साथ साथ खिलाड़ियों के ठहरने के लिए होटलों और हॉस्टलों की व्यवस्था कर दी गई है। और इसी के साथ साथ जेईपीसी के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेनव सोरेंग ने बताया है कि बालकों को होटलों में ठहराया जाएगा और बालिका खिलाड़ियों को झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के फ्लैट और JCERT में ठहराया जाएगा। और ऑफिशियल्स के लिए सर्किट हाउस और होटल बुक किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है सरायकेला से, जहाँ पर सरायकेला में अभी देखा जाए तो दहशत का माहौल बना हुआ है। क्यों, चलिए जान लेते हैं। दरअसल सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में बाघ आने की खबर के बाद लोगों के दरवाजे और खिड़कियां जो है वो बंद होने लगी हैं और यहाँ पर मजदूर जो है वो काम छोड़कर अपने घर की ओर भाग रहे हैं। छोटे बच्चों को लेकर लोग जो हैं वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जिलों के यहाँ पर चौका थाना अंतर्गत तुलग्राम और
बालीडीह के बीच जंगल में मंगलवार को बाघ आने की खबर पूरे क्षेत्रों में जोरों पर है। वहीं तुलग्राम और बालीडीह जंगल के कोचा में एक बैल भी मृत अवस्था में मिला है और बैल के गला और पैर और इसके अलावा अन्य स्थानों में चोट के निशान पाए गए हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि जंगल में एक बाघ पहुंचा है और बैलों को जंगल पहुंचाने वाले यहां पर एक बच्चे ने उसे देखा भी है और इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि बाघ ने बैल के गले पर वार करके उसका खून चूस लिया। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि बाघ को जिस युवक ने देखा है उसको बुखार आ गया, यानी कि इस तरीके से उसके अंदर डर घुस गया। और वैसे वन विभाग के कई पदाधिकारी जंगल पहुंचकर मामले की फिलहाल जांच तो कर ही रहे हैं। वहीं जंगल में जानवर के पंजा के बड़े बड़े निशान भी मिलने की बात कही गई है और खबर फैलने के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों को सावधान रहने के लिए अलर्ट किया है। वहीं रेंजर शशि प्रकाश ने बताया है कि अभी तक बाघ की गतिविधियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि जगह जगह पर ट्रैकिंग कैमरे लगाए गए हैं। वन विभाग ने तुलाग्राम, खूंटी, मोरी बेड़ा समेत आसपास के गांवों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान चान्हो में बैंक की कम शाखा को लेकर चिंता जाहिर की है। पंजाब नेशनल बैंक में क्षेत्र के लोगों को बैंक से संबंधित परेशानियों को लेकर बैठक की गई और राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही 2 लाख रुपए तक के ऋण माफी योजना में आ रही अड़चनों को लेकर बैंक अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया गया। किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी केवाईसी को लेकर हो रही है। केवाईसी नहीं होने से क्षेत्र के लोग सरकार की योजनाओं का समय पर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस दौरान बैंक की शाखा में कैसे इजाफा हो और इस पर भी यहां पर बैंक के अधिकारियों के साथ चर्चा की। और वहीं चान्हो में बैंक शाखा की कमी होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और वहीं इस दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने चान्हो प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण भी किया और उन्होंने इस मौके पर कहा है कि ठंड के इस मौसम में सहायता प्रदान करने का उद्देश्य जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है और ये एक छोटा सा प्रयास है जिससे ठिठुरन भरी इस ठंड में उन्हें थोड़ी राहत दी जा सके और जरूरतमंदों को मदद की दिशा में यहाँ पर सभी को मिलजुल कर पहल करने की जरूरत भी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनबाद जिले के झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की पहल पर टावर गिरने के कारण घायल हुए युवक को मोबाइल टावर कंपनी की ओर से 5 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सोदामडी थाना क्षेत्र अंतर्गत नोनोडी की रहने वाली अंजना राजवार के 22 वर्षीय बेटे राहुल राजवार के ऊपर मई महीने में निजी मोबाइल कंपनी इंडस का जो टावर है वो गिर गया था और इस कारण हुई यहाँ पर दुर्घटना में राहुल जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। और इसकी जानकारी मिलने पर चुनाव के दौरान ही पूर्णिमा नीरज सिंह घायल से मिलने पहुंची थी और यहाँ पर पूर्व विधायक ने उसी वक्त SDPO सिंदरी आशुतोष सत्यम से फोन पर बात कर मोबाइल टावर कंपनी से इलाज के लिए उचित मुआवजा भुगतान करवाने का निर्देश भी दिया था। और वहीं इसी के फलस्वरूप पूर्णिमा की पहल पर आज मोबाइल टावर कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा घायल राहुल राजवार के इलाज के पूरे खर्च का लिखित यहाँ पर दस्तावेज और तत्काल राहत और स्वरूप 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि घायल के परिजनों को उपलब्ध कराया गया। और वहीं मरीज के परिजनों ने मुआवजा राशि मिलने पर पूर्व विधायक को हृदय से धन्यवाद भी दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर 1994 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी चंद्रमौली सिंह ने प्रधान महालेखाकार यानी कि लेखा और हकदारी झारखंड रांची के रूप में 3 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण कर लिया है और उन्होंने राजकुमार अग्रवाल प्रधान महालेखाकार का स्थान जो है वो लिया है, जिन्हें पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार में महानिदेशक लेखा परीक्षा के रूप में स्थानांतरित किया गया है। और वहीं रांची से पहले से प्रधान महालेखाकार आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के रूप में जुलाई 2022 से तैनात थे। और इसके अलावा पूर्व में उन्होंने नागपुर, पटना, राजकोट, नई दिल्ली, रांची इत्यादि कार्यालयों में विभिन्न पदों पर जैसे कि सहायक महालेखाकार, उप महालेखाकार, प्रधान महालेखाकार पर अपना योगदान जो है वो दिया है। और इसके अलावा वे डेनमार्क, न्यूयॉर्क, केनिया, इथोपिया, यमन, जुबा और सिंगापुर में संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षा दूतावास लेखा परीक्षा इत्यादि का हिस्सा भी रहे हैं। और इसके अलावा सूडान में भी इन्होंने 1 वर्ष तक अपनी जो सेवा है वो दी है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धान की खरीद को लेकर, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी में किसानों को इंसाफ दिलाने की मांग की है। और इसी को लेकर शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा है कि पिछले 2 वर्षों से सुखाड़ के बाद राज्य में इस वर्ष धान की अच्छी फसल हुई है और किसानों को अपने मेहनत का अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद राज्य सरकार से थी। हेमंत सरकार में शामिल यहाँ पर दलों ने चुनाव से पूर्व 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन राज्य सरकार अपने वादे से उलट गई और यहाँ पर पलट भी चुकी है। और आज यहाँ पर राज्य में 2300 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद और यहाँ पर 100 रुपए बोनस के साथ 2400 रुपए प्रति क्विंटल से खरीद जो है वो हो रही है। और वहीं आज यहाँ पर राज्य में 2300 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद और 100 रुपए बोनस के साथ 2400 रुपए प्रति क्विंटल से खरीद जो है वो हो रही है। वहीं राज्य सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई है कि अभी तक पूरी तरह जिलों में धान क्रय केंद्र ही नहीं खोले गए हैं। राज्य में जहाँ केंद्र खुले भी हैं उनमें से कई स्थानों पर ताले लटके हुए हैं। और वहीं राज्य सरकार का जो लक्ष्य है उसका यहाँ पर 15% तक भी अब तक धान की खरीद नहीं हो सकी है। और राज्य सरकार इसमें भी धान को गीला बताकर प्रति क्विंटल 10 से 15 किलो की यहाँ पर कटौती जो है वो कर रही है। और यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा है कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण यहाँ पर किसान दलाल और बिचौलियों के चंगुल में आने को मजबूर हैं और वहीं किसान अपनी मेहनत से उपजाई फसल को 1800 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर हैं। और ये जो बात इन्होंने बोली है वो बिल्कुल सच है, मैं कंफर्म करके बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपना जो घर का धान है जो हमने उपजाया था उसको हमने खुद 1800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा है बिचौलियों को, क्योंकि मजबूर हैं, हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल नहीं रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास बस ये जो लास्ट ऑप्शन बचता है हम मजबूरी में वही करते हैं और क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि सरकार तो मदद करने से बचती है, तो अब इसके अलावा हमारे पास उपाय ही क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आम लोगों से एक अपील की है और उन्होंने कहा है कि आम लोग भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों की शिकायत करें और जिसके बाद पीड़ित का नाम गोपनीय रखकर भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। और झारखंड के वैसे सरकारी दफ्तर जहां पर रिश्वत लेने देने की आशंका ज्यादा होती है उन दफ्तरों में एसीबी के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन बोर्ड लगाए जाएंगे। और आगे यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर हेल्पलाइन बोर्ड जो है वो लगा दिए जाएंगे और बोर्ड पर हेल्पलाइन नंबर लिखा रहेगा और जिस पर आम लोग जो हैं वो रिश्वतखोरी की शिकायत कर पाएंगे। और झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया है कि कोई भी आम इंसान घूसखोर की जानकारी बिना किसी डर के फोन नंबर पर दे सकता है और इसके लिए अगर आप चाहें तो 9431105678 या फिर इसके अलावा 06512710001 या फिर 1064 पर कॉल करके शिकायत जो है वो की जा सकती है। बाकी आपको अपनी स्क्रीन पर नंबर्स दिख रहे होंगे जिसको आप यहां पर आराम से पॉज करके पढ़ लेना और इसको सेव भी कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, क्या पता शायद भविष्य में ये नंबर्स आपको काम में आ जाएंगे। और इसी के साथ साथ डीजीपी अनुराग गुप्ता ने यह भी बताया कि आम लोग न सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा रिश्वत मांगने की सूचना दे, बल्कि अगर उनके पास यह भी जानकारी है कि किसी अधिकारी ने रिश्वत के पैसे से अवैध संपत्ति इकट्ठा की है तो वह उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। और वहीं डीजीपी ने यह भी बताया कि झारखंड में एसीबी के 5 थाने हैं और किसी भी थाने में पीड़ित आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जो कि आपने अपनी स्क्रीन में देख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा दर्ज शिकायतवाद को निरस्त करने का आग्रह किया है और उनका ये तर्क है कि जिस समन की अवहेलना का आरोप लगाया जा रहा है उसका उन्होंने जवाब दिया था और वह समन लैप्स हो गया था और इसके बाद नए समन पर वे ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और यहाँ पर समन का अनुपालन भी किया। हालांकि यहाँ पर ईडी ने दुर्भावना से प्रेरित होकर बार बार समन जो है वो जारी किया था और वहीं ईडी ने समन की अवहेलना के मामले में शिकायतवाद सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया था और यहां पर सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन वे 4 तिथियों पर उपस्थित नहीं हुए और बाद में यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित हो गया। और वहीं एमपी एमएलए कोर्ट में भी यहां पर हेमंत सोरेन पिछली कई तिथियों पर पेश नहीं हुए और जिसके बाद कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका खारिज कर दी थी। अब यहां पर इसी को लेकर समन की अवहेलना मामले में हेमंत
हेमंत सोरेन को जवाब देने के लिए कोर्ट ने यहाँ पर 4 सप्ताह का जो समय है वो दिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर 4 सप्ताह के समय में हेमंत सोरेन अपने लिए क्या उपाय निकालेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है झारखंड एकेडमिक काउंसिल को लेकर, जहाँ पर जैक बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर 18 जनवरी 2025 तक राज्य सरकार जैक के नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करती है तो परिषद अध्यक्ष विहीन हो जाएगी, क्योंकि 18 जनवरी को जैक के मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो का कार्यकाल 18 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है और इसका सीधा असर मैट्रिक, इंटर और अन्य परीक्षाओं पर पड़ेगा जो समय पर आयोजित नहीं हो पाएंगी। और मैं यहाँ पर आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैक अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो 3 वर्षों का होता है। 18 जनवरी 2022 को डॉक्टर अनिल कुमार महतो को जैक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो का कहना है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत उनका कार्यकाल तय है। अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो कब होगी। अब अगर वहीं जैक अध्यक्ष की नियुक्ति समय पर नहीं होती है तो उससे 8वीं, 9वीं, मैट्रिक, 11वीं और साथ ही साथ इंटर जैसी परीक्षाएं जो हैं वो प्रभावित हो जाएंगी और इसके अलावा जैक का प्रशासनिक कामकाज भी बाधित होगा। और पिछली बार भी जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद लंबे समय तक खाली रहा था और तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के प्रयास से 18 जनवरी 2022 को यह पद भरे गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है दुमका से। देखा जाए तो काफ़ी अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है, चलिए जान लेते हैं। तो दुमका शहर के दुधानी मोहल्ले में एक बकरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई और जिसके बाद बकरी के मालिक मोहम्मद अंसारी गुरुवार को सीधे नगर थाना पहुंचे और अपने पड़ोसी के लोगों पर बकरी की हत्या करने का आरोप जो है वो लगाया और इसी के साथ ही वह बकरी के शव का पोस्टमार्टम कराने की जिद पर अड़ गए। और वहीं इसको लेकर नगर थाना की पुलिस ने बकरी के शव को पशुपालन विभाग को भेज दिया और यहां से रेफरल अस्पताल के कर्मियों ने जिला गव्य विभाग को भेज दिया और जिला गव्य विभाग के आउटडोर में मृत बकरी का पोस्टमार्टम हुआ और जिसका रिपोर्ट 2 से 3 दिनों के अंदर मिल जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं बकरी की मालिकिन रीना खातून ने थाने में जो लिखित शिकायत दी है उसके मुताबिक उनके पड़ोस में रहने वाली महिला शबनम बीबी को यहाँ पर मकान बनाने के लिए नगद 30,000 रुपए कर्ज के रूप में दिए थे और जब भी वह कर्ज के रुपए वापस मांगने लगी तो शबनम और उसके परिजन विवाद करने लगे और रीना खातून का ये आरोप है कि शबनम और उसके घर के अन्य सदस्यों ने बकरी को मारा है और घटना से पहले उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने का भी आरोप जो है वो लगाया गया है। वहीं दुमका नगर थाना प्रभारी अमित लकड़ा ने बताया है कि पड़ोस के कई लोगों पर बकरी को जहर देकर मारने का आरोप लगाया गया है। अब यहां पर मामले की आवश्यक जांच पड़ताल के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची पुलिस ने हाल ही में एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से मोबाइल चोरी करता था और पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड शिवजी महतो को साहिबगंज जिला के बाबूपुर से गिरफ्तार किया है, जबकि यहाँ पर एक अन्य आरोपी देव कुमार अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इस मामले में पुलिस ने कई यहाँ पर नाबालिगों को भी पकड़ लिया है जिनका यहाँ पर संबंध इस गिरोह से बताया जा रहा है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पुलिस छानबीन के दौरान रांची के मोराबादी क्षेत्र में एक नाबालिग को 3 चोरी किए हुए मोबाइल के साथ पकड़ लिया गया और जिसके बाद पूछताछ में नाबालिग ने पुलिस को जो बताया उसके आधार पर सुखदेव नगर इलाके में स्थित एक मकान में छापेमारी की गई और यहाँ से मास्टरमाइंड शिवजी महतो को गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि शिवजी महतो के कमरे से 27 एंड्रॉयड मोबाइल और 2 कीपैड फोन बरामद किए गए हैं। अब यहाँ पर इस घटना को लेकर ये बताया जा रहा है कि इन मोबाइलों को रांची के खादी सरस मेला जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों से चुराया गया था। आरोपी ने पूछताछ में जानकारी दी है कि नाबालिगों को हाट बाजार और मेला वाले इलाकों में मोबाइल चोरी करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था और यह गिरोह काफी संगठित तरीके से वारदात को अंजाम देता था और इसमें पहले नाबालिगों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी और इस दौरान उन्हें शहर के ऐसे व्यस्त इलाकों में मोबाइल चुराने के लिए हुनर सिखाए जाते थे जहां लोग अपने मोबाइल हाथ में पकड़े रहते हैं और वहीं प्रशिक्षण के बाद इन बच्चों को चोरी करने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर भेज दिया जाता था और जहां गिरोह के सरगना उन्हें फीडबैक देते थे और साथ ही किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए चोरी किए गए मोबाइल को जल्दी से छुपा लिया जाता था। अब यहाँ पर
इस मामले में गिरोह के सरगना शिवजी महतो ने यह बताया है कि नाबालिगों को हर महीने 15,000 रुपये सैलरी भी दी जाती थी और यह उनकी मेहनत का प्रतिफल होती थी कि इतना मेहनत किया है तो पैसा तो मिलना ही चाहिए। हालांकि अब यहाँ पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा चुका है और इसके बाद नाबालिगों को बाल संप्रेषण गृह में भेज दिया गया है, जबकि यहाँ पर पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है।